हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली पुलिस के लिए मैं बैच चला चुका हूं ये, और इसमें मैं शुरू करूंगा आज हिस्ट्री। और हिस्ट्री हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक हमारी प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। तो आज जो हिस्ट्री शुरू करूँगा मैं वो आधुनिक काल से शुरू करूँगा, क्योंकि अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हिस्ट्री इतिहास 3 जगह से आता है। इतिहास को हम 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट प्राचीन इतिहास, इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये हड़प्पा काल से शुरू होकर और अरबों के आक्रमण तक के काल को जो हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के अंदर। मध्यकालीन इतिहास, इस काल में अरबों के आक्रमण से लेकर और भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हड़प्पा संस्कृति से अरबों का आक्रमण। तुम उतारते रहिए भाई, साथ के साथ उतारते रहिए ये। और आधुनिक इतिहास में जो हम पढ़ेंगे इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन से लेकर और स्वतंत्रता प्राप्ति तक। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं हम आधुनिक इतिहास के अंदर। अब हम जो क्लास शुरू करेंगे वो करेंगे आधुनिक इतिहास से। उसका रीज़न क्या है, अगर आप किसी भी पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास से लगभग 15 से और 20% के बीच में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास से भी 15 से लेकर 20% के बीच में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है आधुनिक इतिहास की तो यहाँ पर 70% से लेकर 80% तक के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो इसीलिए ये पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाऊँगा मैं उसको, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को भी, लेकिन पहले पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, क्योंकि यहाँ से आते हैं कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन। अगर इतिहास से किसी सिलेबस में आ रहे हैं, किसी टेस्ट में आ रहे हैं इतिहास से, तो उसमें 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आधुनिक इतिहास से। और आधुनिक इतिहास जो शुरू होता है वो होता है यूरोपीय शक्तियों का आगमन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो समय है वहाँ तक का। यूरोपीय शक्ति कब आई थी भारत में? 1498। और भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947। तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा टाइम पीरियड है, और इतने लंबे टाइम पीरियड में क्या क्या भारत में बदलाव हुए, कौन कौन सी वो घटना थी, वो सब की सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के अंदर। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा और कोशिश करेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मैं करा सकूं एक दिन के अंदर, एक वीडियो के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो अपलोड होने में दिक्कत करती है। तो हो सकता है कि मैं 2-2 वीडियो में बनाकर और जब इसको डाल दूँ, तो आप एडजस्ट कर लेना। वो सब उतार लिया तुमने? मिटा दो भाई। बात करें आधुनिक इतिहास की। तो इसको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट में किस तरह से पढ़ेंगे? 1498 से लेकर 1947 तक जितनी भी घटना हुई थी उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और इसके कितने पार्ट बनाएंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। सेकंड पार्ट जो इसमें पढ़ेंगे हम, अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में गठित हुए राज्य। क्योंकि 18वीं शताब्दी में जाकर कुछ नए राज्य उत्पन्न हो गए थे, जैसे रोहेलखंड वगैरह, तो उसको पढ़ेंगे इसके अंदर। 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे, उस टाइम तक ब्रिटिश भी यहाँ आ चुके थे। ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। जैसे कि ब्रिटिश काल में कौन कौन से गवर्नर जनरल यहाँ आए थे, कौन कौन से वायसराय आए थे, उन्होंने कौन कौन से काम किए, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम 5वें नंबर पर भारत में प्रेस का विकास। उसके बाद पढ़ेंगे हम 6ठे नंबर पर भारत में शिक्षा का विकास। सातवें नंबर पर पढ़ेंगे हम भारत में धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन। भारत में सुधार आंदोलन। जैसे कि भारत में धर्म के नाम पर बहुत कुरीतियाँ थी, सती प्रथा वगैरह, तो उनको मिटाने के लिए सुधार आंदोलन चलाए गए थे राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। उन्होंने ब्रह्म समाज वगैरह की जो स्थापना की थी, वो सारे का सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति।
यहाँ तक उतार लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ऊपर से रफ कर देते हैं भाई, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। और इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू हुए थे? 1885 से, और कब तक रहे थे? 1947 तक। 1885 में हमारी कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। उसके टाइम से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए थे, और कब तक रहे थे? ये 1947 तक। और ये जो आंदोलन है, इनको भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है नरमपंथी युग। ये टाइम पीरियड था 1885 से लेकर 1904 तक। इस काल में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद गर्मपंथी दल, या उग्रवादी। ये जो टाइम पीरियड था, ये था हमारा 1904 से लेकर 1920 तक। उसके बाद आता है हमारा गांधी युग। गांधी युग था 1920 से लेकर 1947। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आधुनिक इतिहास कितना विस्तृत क्षेत्र है, कितनी बातें हमें इसमें पढ़नी है, और हम हर टॉपिक को अलग अलग डिवाइड करके, और तब हर टॉपिक को एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, और फिर अगले टॉपिक पर हम बढ़ चलेंगे। ये उतार लिया। अब पहला पॉइंट है हमारा भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, कि भारत में यूरोप के लोग क्यों आए थे। मेन बात है, जब यहाँ पहले ही अरब शासक राज्य कर रहे थे, तो यूरोप के लोग यहाँ पर क्यों आए थे, उसका एक रीज़न था। उसकी कहानी सुन लो भाई पहले, कि क्या कहानी थी उसकी, किस वजह से यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आवागमन हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा आधुनिक इतिहास में, आधुनिक इतिहास में पहला पॉइंट है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आवागमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आवागमन। ऐसे कौन से रीजन उस टाइम पे उत्पन्न हुए थे जिससे कि यूरोप की कंपनियां भारत आई थी? कोई ना कोई तो ऐसी बात हुई होगी कि भाई जिसकी वजह से वो यहाँ आए थे। तो रीजन क्या था कि यूरोप में पुनः जागरण काल था। पुनः जागरण काल में क्या था कि वहाँ के जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़कर लोग बाग नई परंपराओं को अपना रहे थे। लेकिन भारत में यह भारत का दुर्भाग्य क्या हो या धर्म की अंधविश्वासता क्या हो कि यहाँ पे पंडितों ने बोल रखा था कि आप समुद्र पार नहीं जाओगे, अगर आप समुद्र पार करके चले गए तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भारत कभी कोई खोज नहीं कर पाया। कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया, वास्को डी गामा ने भारत तक आने का समुद्री मार्ग खोज लिया,
लेकिन भारत ने कभी कोई सुना है कि भारत ने किसी की खोज की हो उस काल में? उसका रीज़न क्या था कि हमारे भारत में लोग बाग अंधविश्वास से इतने जकड़े हुए थे बुरी तरह से। पंडितों ने बोल रखा था कि अगर आपने समुद्र पार किया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने धर्म को बचाने के चक्कर में कोई भी समुद्र पार करके जाता ही नहीं था, और जब तक अपने घर से बाहर निकल कर कोई कहीं नहीं जाएगा तो खोज क्या करेगा। इसलिए ये यहीं पे कुएं के मेंढक बन के रहे और कुछ नहीं कर पाए। तो होता क्या है कि जब यूरोप में पुनः जागरण होता है तो वहाँ पर दो शक्तिशाली देश उभर कर सामने आते हैं, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। पुर्तगाल का प्रिंस रहता है प्रिंस चार्ल्स। तो उसकी नीति क्या होती है? उसकी नीति होती है अपने देश में नए नए आविष्कार कराने की, नई नई खोज कराने के लिए। और उसका जो प्रतिद्वंदी रहता है वो रहता है स्पेन। स्पेन देखता है कि अच्छा पुर्तगाल इस चीज़ की खोज कर रहा है, मैं भी करूँगा। तो उन दोनों में बहुत कंपटीशन रहता था, स्पेन में और पुर्तगाल में। अब होता क्या है कि वहाँ का मौसम ना बहुत ही ठंडा रहता है, स्पेन और पुर्तगाल का। बहुत तगड़ी सर्दी पड़ती है वहाँ पे, और जब सर्दी पड़ती है तो उस सर्दी से बचने के लिए वो क्या काम करते हैं? मांस खाते हैं। अब मांस कोई कच्चा तो खाएगा नहीं, उसको अच्छी तरह से पका के थोड़ा स्वादिष्ट बना के तभी खाएंगे। और उसको पकाकर और स्वादिष्ट बनाने के लिए उनको मसालों की ज़रूरत थी। और उस टाइम पे मसालों का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो भारत था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि भारत से जो मसाले एक्सपोर्ट होते थे, निर्यात जो होते थे, तो वो कौन करते थे? अरब देश के निवासी। अरब देश में हमारे सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सारे देश थे। तो वहाँ के व्यापारी, अब जब पेट्रोल गाड़ी बन गई या पेट्रोल वगैरह बन गया तब उनकी हालत थोड़ी सुधर गई, लेकिन उससे पहले वहाँ रेगिस्तान था, भूखे मरते थे बिल्कुल, उनके पास कोई काम नहीं था। तो वो क्या काम करते थे? वहाँ से आते थे उनके व्यापारी, भारत में आते थे, यहाँ से मसाला लेकर जाते थे अपने वहाँ से उसको यूरोप में बेच देते थे। इस तरह से उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था। अब पुर्तगाली और स्पेन के दिमाग में क्या आई कि हम इनसे क्यों मसाले लें, हम डायरेक्ट भारत से मसाले लेते हैं, सीधे भारत जाते हैं और वहाँ से मसाले खरीद के लेके आते हैं, हम अरबों से मसाले लेंगे ही नहीं। तो उसके लिए पहली बार 1487 में पुर्तगाल का एक नौसैनिक था, वो था नाविक, वो भारत की खोज के लिए चल दिया। अब वो नक्शा कुछ इस तरह से है कि ये हमारा मान लेते हैं यूरोप है, यहाँ पर हमारा साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका था, और यहाँ पर कहीं हमारा इंडिया था। इस तरह से पुर्तगाल यहाँ था यूरोप के अंदर, यहीं पे कहीं स्पेन था। तो पुर्तगाल से जब ये नाविक चला और यहाँ से होता हुआ समुद्र के रास्ते जब यहाँ पहुँचा ये अफ्रीका, और जो ये स्थान था ये था हमारा उत्तर माशा, अंतःद्वीप। ये यहाँ से नाव को लेकर यहाँ आया और ये स्थान था अफ्रीका में उत्तर माशा अंतःद्वीप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा रहता था, तो यहाँ आकर ये रास्ता भटक गया और इसने इसकी हिम्मत जवाब दे गई कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, और 1487 में ये यहाँ से वापस आ गया। ये भारत नहीं पहुँच पाया। जब स्पेन के राजा को ये पता चला कि पुर्तगाली भारत पहुँचना चाहते हैं, और उन्होंने अपना एक नाविक भेज भी दिया है भारत की खोज के लिए, रास्ते के लिए, क्योंकि भारत आने के, यूरोप से भारत आने के दो रास्ते थे, एक था स्थल मार्ग और एक था जल मार्ग। अब स्थल मार्ग के लिए उन्हें आना पड़ता, अगर स्थल मार्ग से भारत पहुंचना था तो पहले आते वो तुर्की, तुर्की के बाद आते फारस, फारस के बाद आते ईरान, ईरान के बाद आते इराक, इराक के बाद आते अफगानिस्तान, और तब वो भारत में एंट्री करते। ये था स्थल मार्ग कि यूरोप से पहले जाएंगे तुर्की, तुर्की से जाएंगे फारस, फारस से जाएंगे ईरान, ईरान से जाएंगे इराक, इराक से फिर आएंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से जब भारत में एंट्री होती।
लेकिन इस रास्ते में दिक्कत क्या थी कि अगर यूरोप के वासी इस रास्ते से यहाँ पे आते तो बीच में कौन मिलते उन्हें? अरब, क्योंकि ये सारा का सारा इलाका, ये फारस, ईरान, इराक कौन थे? अरब का इलाका था। अब अगर कोई हमसे ये कहने लगे कि भाई मैं व्यापार करूँगा और तेरे से नहीं लूँ, मैं तो डायरेक्ट वहाँ से लेके जाऊँगा, और उसको जाना मेरे पास से होके, तो क्या हम जाने देंगे उसे? बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो यूरोप वासियों ने सोचा कि यहाँ से तो ये नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने इसीलिए ही समुद्री मार्ग से जाना सोचा। ये जो ये अरब थे, ये भी समुद्री मार्ग से जाते थे, इनका अलग समुद्री मार्ग था, लाल सागर से होकर, लाल सागर से होकर, फारस की खाड़ी से होकर तब ये जाते थे। इन्होंने सोचा अगर तुम लाल सागर से जाओगे, फारस की खाड़ी से होकर जाओगे, तो फिर वही रास्ते में अरब मिलेंगे और वो तुमको नहीं जाने देंगे। इसलिए इन्होंने ये सोचा कि हम एक नया ही रास्ता खोज लेते हैं जिससे हम जो इंडिया पहुंच जाएं। उसी के लिए 1487 में एक नाविक भेजा, वो उत्तरमाशा अंतद्वीप से कहाँ गया वापस, उससे आगे वो नहीं जा पाया। जब स्पेन को इस बात का पता चला कि पुर्तगाली भारत से डायरेक्ट संबंध स्थापित करके वहाँ से व्यापार करना चाहते हैं, तो वो कंपटीशन में था, उसने भी अपना एक नाविक भेज दिया कि तू भी खोज कर गया। तो वो उस नाविक का नाम था कोलंबस। कोलंबस चल दिया स्पेन से भारत की खोज के लिए, लेकिन रास्ते में समुद्र में वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के से वो पूर्व दिशा में न चल के पश्चिम दिशा में चला गया। पूर्व दिशा में पड़ता था भारत, पश्चिम दिशा में पड़ता था अमेरिका। तो जब वो अमेरिका पहुंच गया तो वहाँ उसने देखा वो बराक ओबामा टाइप के आदमी थे, काले काले। तो उसने सोचा कि आ गया मैं तो इंडिया। तो उसने जो वहाँ की वो थी जनजाति, उसका नाम रख दिया रेड इंडियन। अमेरिका के जो काले काले लोग होते हैं उनको रेड इंडियन बोलते हैं, और उनका सबसे पहले नाम किसने रखा था? कोलंबस ने रखा था। और वो गलती से अमेरिका पहुंचा था, गलती से खोज की थी उसने अमेरिका की। आ तो वह रहा था भारत, लेकिन रास्ता भटक के पहुंच कहाँ गया वो? अमेरिका। और उसने खोज कर दी किसकी? अमेरिका की। कब? 1494 ईस्वी में। कब की थी? 1494 ईस्वी में। चलो जी, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। अब ये पुर्तगाल का जो राजा था, प्रिंस था हेनरी, उसने 1498 में वहाँ से वास्को डी गामा को दोबारा भारत भेजा कि तू जा और खोज करके यार समुद्री रास्ते से भारत जाने की। तो प्रिंस हेनरी ने जब वो वास्को डी गामा भेजा, तो वास्को डी गामा यहाँ से उत्तर मीमांसा से होता हुआ आगे जाके यहाँ पर और कालीकट के बंदरगाह पर पहुँच गया। इस तरह से वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। अब बहुत सी जगह पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की? आंसर देते हैं वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा ने यूरोप से लेकर भारत तक जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज की थी। और जब वास्को डी गामा यहाँ आ गया, यहाँ आया वो 17 मई 1498 ईस्वी में कालीगढ़ बंदरगाह, और यहाँ से वो मसाले वगैरह जड़ी बूटी वगैरह लेकर गया। तो जितने की वो लेके गया था उससे 60 गुना मुनाफा उसे मिला। यानी कि अगर उसने यहाँ से 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी और वापस जाकर जब उसने वो पुर्तगाल में बेची तो उसे कितने रुपए मिले? 60 रुपये। तो अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर उसने 600 रुपये की भी लेके गया होगा तो कितना मोटा प्रॉफिट उसको मिला। फिर तो जब उसने वहाँ पे जाके ये देखा कि इतना मोटा प्रॉफिट, 1 रुपया इन्वेस्ट करो और 60 रुपये मिलेंगे, तो उसने ये बात जो वहाँ के व्यापारियों को बताई। तो वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि चलो भाई हम भी चलते हैं, हम भी वहाँ से लेके आते हैं। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यहाँ आया। उसके बाद 1500 ईस्वी में एक दूसरा नाविक था जिसका नाम था, 1 मिनट में देख लूँ भाई, पेड्रो अल्वारेज फ्रेब्राल। पेड्रो अल्वारेज फ्रेब्राल वो 13 जहाज का एक बेड़ा लेकर पूरा का पूरा इंडिया की तरफ चल दिया। अब वास्को डी गामा ने उसे बता दिया था कि भाई रास्ते में खतरा बहुत है, क्योंकि रास्ते में समुद्र में अरबी लोग रहते हैं और हम डायरेक्ट अगर भारत से लेकर आ रहे हैं तो वो इस चीज़ से खुन्नस खाए हुए हैं। तो उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की है और वो मना कर रहे हैं कि इंडिया से हम निर्यात नहीं करने देंगे, आपको ख़रीदनी है तो हमसे ख़रीदिए।
इस बात से फेब्रोल जो थोड़ा क्रोधित हो गया, उसने कही कि मैं देख लूँगा भाई कौन है। तो वो वहाँ से 13 जहाज़ तैयार करके और इंडिया के लिए चल लिया। उस 13 जहाज़ में अब वहाँ की जो पुर्तगाल की करेंसी थी वो यहाँ इंडिया में तो चलने वाली नहीं थी। अब यहाँ पे अगर लाके अब तो चलती हैं विदेशी, लेकिन उस टाइम पे वहाँ के जो करेंसी थी, जो नोट थे, वो यहाँ थोड़ी ना चलते। तो एक्सचेंज करने के लिए वो उन 13 जहाज़ों में सोना और चांदी लेकर आया, सोना चांदी हीरे जवाहरात, कि ये मैं वहाँ के राजा को दे दूँगा कालीकट के को, और वहाँ से मसाले लेके आ जाऊँगा। जब वो यहाँ आ गया भारत में 1500 ईस्वी में, यहाँ से उसने सामान वगैरह ख़रीदा। रास्ते में उसकी अरबों के साथ भीषण लड़ाई हुई और उसने वो रास्ते में अरब हरा दिए। अरब हराने के बाद में वो वापस पुर्तगाल पहुँचा। वहाँ वो राजा से मिला। राजा से मिलने के बाद उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इंडिया गया था और मैं अरबों को हरा के आया हूँ, और इंडिया में इन्वेस्ट करने का एक सुनहरा मौका है, वहाँ पर कम पूंजी में ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। वहाँ के राजा के दिमाग में ये बात आ गई कि ठीक बोल रहा है। तो वहाँ के राजा ने 1503 ईस्वी में पहला गवर्नर जनरल यहाँ पर भेज दिया, अल्मीडा नाम का, और उसने आकर यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा ली इंडिया में। और यहाँ पे आके उसने ये भी देख लिया कि यहाँ के राजा तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो इनमें तो फूट डालकर और आसानी से यहाँ पे शासन किया जा सकता है। तो इस तरह से पुर्तगाली भारत में आ गए थे। तो सबसे पहले जो भारत में आने वाले यूरोपियन थे वो कौन थे? पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में सबसे पहले 17 मई 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे विदेशी व्यापारी यूरोप से? पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, क्योंकि उन्होंने गोवा को जीत रखा था और गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में। तो सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए और सबसे पहले भी कौन आए? पुर्तगाली। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो जल्दी से। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे, तथा भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपियन भी पुर्तगाली ही थे। अब बात समझ में आई कि यूरोपियन यहाँ क्यों आए थे? आए थे तो व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ भारत के राजाओं की आपसी फूट देख के उन्होंने यहीं पे क्या सोच लिया कि इसी पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, अपना एक उपनिवेश बना लेते हैं। तो सबसे पहले भारत में कौन आया था यूरोपियन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था भाई? ये 17 मई 1498 में आया था। कब आया था? 17 मई 1498 में। किसकी सहायता से आया था? इसने भारत तक पहुंचने के लिए सहायता ली थी, और इसकी सहायता करने वाला कौन था? अब्दुल मजीद। ये अब्दुल मजीद कौन था? एक गुजराती व्यापारी। गुजराती व्यापारी। अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी था। इसकी सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत किस जगह पर आया था ये? कालीकट। कालीकट कहाँ है? कालीकट केरल में। कालीकट कहाँ है? केरल में। यहाँ पर एक कप्पक डाबू, कालीकट में एक कप्पक डाबू बंदरगाह था।
बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह भाई? कप्पक डाबू, साथ साथ बोले करो, याद होएगा। डाकू ना, डाबू। डाकू होता। ये कालीकट एक स्थान है, ठीक है ना, जैसे गोठरा है हमारा गांव, और गोठरा में रेलवे स्टेशन क्या है? गोठरा हाल्ट। ऐसे ही कालीकट नामक स्थान पे कौन सा बंदरगाह था? कप्पक डाबू बंदरगाह, यहाँ पे आया था। और यहाँ पे इसके स्वागत के लिए कालीकट का राजा था जुमेरिन। स्वागत किया था। और ये भाई जुमेरिन जो था ना, ये हिंदू राजा था। अगर नाम से तुम्हें वैसा लग रहा है तो ये जुमेरिन कौन था? एक हिंदू राजा था। इसने यहाँ पर इसका क्या किया भाई? स्वागत किया कि आइए, पधारिए, अतिथि देवो भव, आप आइए हमारे धन्य बाग। और ये जिस जहाज से आया था, जिस जहाज से आया था वास्को डी गामा, उस जहाज का नाम था साओ ग्रेबियन। उस जहाज का क्या नाम था भाई? साओ ग्रेबियन। वो देखिए मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसमें नाम है इसका साओ ग्रेबियन का। तो उस जहाज का क्या नाम था? साओ ग्रेबियन नामक जहाज से भारत में आया था। नहीं, वो तो मूवी है ऐसे ही, बस मैं बता रहा हूँ। वैसे जहाज का नाम उसमें भी साओ ग्रेबियन है। तो जिस जहाज से वो आया था वास्को डी गामा, उसका नाम क्या था? साओ ग्रेबियन। कौन से दिन आया था? 17 मई 1498। दिन भी निकाल सकते हो, रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ लिया तो दिन भी निकाल सकते हो कि किस दिन आया था, ठीक है ना। किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मजीद की सहायता से। ये अब्दुल मजीद था कौन? गुजरात का एक व्यापारी। कहाँ आया था? कालीकट। कालीकट के कौन से बंदरगाह पे? कप्पक डाबू। और किसने इसका स्वागत किया था? वहां के राजा जुमेरिन ने किया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आया हुआ होगा जरूर। ये भी है, ठीक है जी। मिटा दो इसे। जी सर। समझ में आ रही है कहानी कि पुर्तगाली यहाँ क्यों आए, कैसे आए, कौन से जहाज से आए, किस जगह पहली बार पहुंचे, किसकी सहायता से पहुंचे? समझ में आई बात? तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, वास्को डी गामा कोलंबस कहाँ गया भाई? स्पेन। वास्को डी गामा पुर्तगाल गया। वास्को डी गामा भारत से लेकर गए मसालों एवं जड़ी बूटी पर लगभग 60 गुना मुनाफा कमाता है। उस टाइम के संदर्भ में बोलेंगे तो यही कहेंगे ना कि 60 गुना मुनाफा कमाता है उस टाइम पे।
उतार लिया, समझ में आ गई भाई बात। जब इसने बताया वहाँ जाके कि यार वहाँ तो बड़े सस्ता सामान मिलता है, मैं तो वहाँ से 1 रुपये की चीज़ है यहाँ 60 रुपये में बेच रहा हूँ, बहुत मुनाफा हुआ मेरे को। तो वहाँ का एक और व्यापारी था, वो 1500 ईस्वी में भारत आया और उसका नाम क्या था, पेड्रो। भाई दूसरा वो है पुर्तगाली जो उसमें आया बात पेड्रो अल्फांसो फेब्रोल। ये आए भाई 1500 ईस्वी में, और कितने जहाज लेकर आए ये, 13 जहाज़ों के बेड़ा के साथ। तो इसे भाई ऐसे लिखेंगे दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाला। 13 जहाज़ी बेड़ों के साथ कहाँ गया ये भाई, भारत में इसने एंट्री कर ली। 13 जहाज़ क्यों लेकर आया, जब इसने सोची कि यार जब वास्को डी गामा एक जहाज़ लेके गया है और वो इतना मुनाफा कमा के लेके चला गया, तो मैं तो 13 लेके जाऊंगा, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो इसलिए ये कितने लेके आया, 13। और इन पे क्या लेके आया है, सोने चांदी हीरे जवाहरात लेके आया, क्योंकि यहाँ करेंसी तो चलने वाली नहीं थी वहाँ की, पुर्तगाल की। तो ये सोने चांदी हीरे जवाहरात लेके आया और जातिवार इसने अरबों को हराया। हाँ, अरबों को पराजित किया। उसके साथ साथ यहाँ के 2 राजा थे, एक तो कन्नौर और एक कोचिन। कोचिन और कन्नौर के राजा नहीं, भारत के हैं। कोचिन और कन्नौर के जो राजा थे, दोनों के अलग अलग राजा थे, इनसे इसने मित्रता कर ली। ये भारत के राजा है भाई। ये तो भाई दिखे ना आदमी भारत में। कन्नौर और कोचीन जो है यहाँ के जो राजा थे, उनके साथ इसने मित्रता कर ली। जब इस कहानी से तुम एक बार घर जाके फिर से सोचोगे ना, और ये नोट्स देखोगे उठाएगे, तो 2-3 बार देखते नहीं और 2-3 बार वीडियो देखो, सेम यही चीज़ जब तुम देखोगे याद हो जाएंगे सारे ऐसे के ऐसे ही। मिटा दो भाई। उसके बाद क्या होता है भाई, 1502 ईस्वी में, 1500 में तो ये आया और ये अरबों को हरा के वापस चला गया। भारत में एक बार ही आया? नहीं, 3 बार आया था। 1502 में ये ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। एक बात बता सुंदर मेरे को, जिस आदमी है पहली बार में 60 गुना मुनाफा हो रहा है, वो दोबारा नहीं आएगा क्या? वो भाग के आएगा। तो वास्को डी गामा 2 बार पुनः भारत आया। और इसके बाद के बाद 1524 में, उसके बाद भाई वापस में ये दोबारा भारत आया। तीसरी बार कब आया? 1524 में। और जब 1524 में आया था तो यहाँ का वायसराय बन गया था, क्योंकि यहाँ किसकी स्थापना हो चुकी थी? पुर्तगाली शासन की स्थापना यहाँ हो चुकी थी। तो पुर्तगाल सरकार ने यहाँ का वायसराय बना के भेजा था 1524 ईस्वी में, तीसरी बार। पहले वायसराय बन के आते थे,
गवर्नर बन के एक तरह से। और फिर इसकी यहीं पे मृत्यु हो गई थी। मृत्यु भी कहाँ हुई थी इसकी? भारत में। और जो इसकी कब्र है वास्को डी गामा की, वो कहाँ है? गोवा में। गोवा में इसको दफना दिया गया था। हाँ, देखा नहीं है? वास्को डी गामा दफना दिया गया यहीं पे। जब ये 1524 ईस्वी में तीसरा आया था भारत वायसराय बन के, तो उसके बाद इसकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। और इसको यहीं पे एक कब्र है गोवा में, वहाँ इसको दफना दिया गया था। फिर बात आती है 1503 की। यहाँ फिर एक पुर्तगाली आया था, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुर्क। अल्फांसो डी अल्बुर्क है। ये कब आए थे? 1503 में। और इन्होंने आके पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करी। भाई ये फैक्ट्री लगा हुए, इसमें मतलब जो मजदूर है वे भारतीय है या वे इनके? भारत के। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करी किसने? अल्फांसो डी अल्बुर्क ने। कब करी थी भाई? 1503 ईस्वी में करी इसने। इनकी भाई डेट खुल के साथ थे। 2 फैक्ट्री लगाई इसने 1503 में, तो लगाई इसने कोच्चि में। कोच्चिन में। और एक फैक्ट्री लगाई इसने 1505 ईस्वी में कन्नूर में। दो फैक्ट्री इसने लगाई थी। 1503 में लगाई इसने कोचीन में और 1505 में लगाई इसने कन्नूर में। ये क्वेश्चन आता है कि पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी भाई? कोचीन में। किस सन में हुई थी? 1503 में। किसने करी? अल्फांसो डी अल्बुर्क ने। नहीं, दूसरी बार आया है पेड्रो। ये तो 1503 में पहली बार आया था अल्फांसो डी अल्बुर्क। और इसने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करी 503 में कोचीन में, और दूसरी करी है कि इसने 1505 में कन्नूर में। नहीं, पहला गवर्नर अल्मेडा आया। सुन ले करो, पहले पूरी बात सुने करो, उसके बाद जो कोई डाउट होगा उसके बाद पूछे करो जो भी डाउट है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ जिससे कि कोई भी पॉइंट छूटे ना और हर पॉइंट मैं कवर कर लूँ। ठीक है ना? इसे मिटा दूँ? समझ में भी आ रहा है? सुंदर। अच्छा, प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है तेरी? अब क्या होता है कि जो अल्बुर्क रहे हुए ये यहाँ फैक्ट्री की स्थापना कर देवे, और ये जाएगा वहाँ के राजा बतावे पुर्तगाल के कि भारत में निवेश करने को बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ से कम कीमत पर खरीदो और यहाँ अधिक पे बेचो। अधिक पे बेचेंगे तो यहाँ पूरे यूरोप के मालिक हम बन सकते हैं, क्योंकि फिर पूरे यूरोप में हम जो मसाले को व्यापार करेंगे, क्योंकि इंडिया से तो हम लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम ले आएंगे तो पुर्तगाल से पूरे यूरोप में अगर हम मसाले को करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर पहुँच जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और वहाँ के राजा आपस में लड़े भी हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पे जो काम शुरू करते हैं अपना। अब वहाँ के राजा की समझ में ये सारी चीज़ आ जाती है
कि भाई सही कह रहा है, इस काम में तो करना चाहिए। तो वहाँ का राजा 1505 ईस्वी में पहला गवर्नर नियुक्त करता है कि भाई तुझे हम गवर्नर बना रहे हैं और तू गवर्नर बन के इंडिया जा, और वहाँ पे जाकर तुम्हें अपना शासन फैलाना है। लड़ाई झगड़े कर, कुछ भी मत कर, व्यापार के थ्रू, लड़ाई झगड़े के थ्रू, कैसे भी करके तुझे वहाँ पे अपना होल्ड बनाना हो जाएगा इंडिया में। और वो जो पहला गवर्नर वो था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। फ्रांसिसो डी अल्मीडा। और इसका जो कार्यकाल रहा भारत में वो कहाँ रहा, 1505 से लेके और 1509 तक। फ्रांसिसो डी अल्मीडा का कार्यकाल कहाँ रहा, 1505 से लेकर 1509 तक। हाँ वो सारी चीज़ लिखवाऊंगा ना मैं। भाई जो अल्बर्ट है ना, बताइए अल्बर्ट ने अल्मीडा, भाई अल्मीडा गलत होगा, इस तरह से लिख देंगे अल्मीडा। भाई हाँ जी, अल्फांसो अल्बर्ट ने बताइए मजा कर आ जाता है। हाँ तो वहाँ के राजा ने पहला गवर्नर जनरल नियुक्त करा किसे, फ्रांसिसो डी अल्मीडा को, और भारत भेज दिया कि जाओ भाई तुम भारत जाओ और अपना राज करना शुरू कर दो, राज करना भाई शुरू कर दो। अब ये है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो क्वेश्चन आ गया कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। गवर्नर और वायसराय अलग हो गए। हाँ गवर्नर और वायसराय अलग हो गए, बताऊंगा। अब आगे चलन दो, टॉपिक है, सारी चीज़ क्लियर करवाऊंगा। अब इसका उद्देश्य क्या आया, जब ये वहाँ से बना के भेज दिया तो इसका उद्देश्य क्या आया। तो इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी भारत में व्यापार सुदृढ़ करना। सुदृढ़ करना, इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि दक्षिण पूर्वी जो भारत है उसके व्यापार सुदृढ़ करना, वहाँ अपनी उपस्थिति इस तरह से दर्ज करना कि वहाँ से और कोई व्यापार ना कर सके, सिर्फ हमारा होल्ड रहे, कोई वहाँ से और कोई व्यापार ना कर सके। मजबूत बनाना, सुदृढ़, और क्या है। यूपी पुलिस का टेस्ट देगा और हिंदी नहीं आती, कैसे करेगा। और इसने एक नीति बनाई, फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने एक नीति बनाई, और वो नीति क्या थी, उस नीति किस नाम से प्रसिद्ध थी, शांत जल की नीति। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, शांत जल की नीति, या इसे बोलते हैं हम ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी ही क्या, ये नीति ही क्या, हिंद महासागर में अन्य व्यापारियों से
कर लेना, टैक्स कर लेते थे अन्य व्यापारियों से, टैक्स ले गए। और उस टैक्स का जो नाम था, इसे यहाँ से मिटा दूँ भाई, हाँ भाई। जो वो कर लेते थे, जैसे आज हम इनकम टैक्स ले गए हैं, किस पे ले गए हैं हम, इनकम पे, तो इनकम पे लिया गया टैक्स क्या कहलावा है, इनकम टैक्स। ऐसे ही जो ये इन व्यापारियों से कर लेते थे, उस कर का नाम था कारतेज। क्या नाम था भाई उसका, कारतेज। कर का नाम भाई जब इसमें कोई यूरोप तक नहीं कर सकता, यूरोप तक कोई देश आकर तो नहीं कर सकता, बना दिया तो भाई टैक्स किस पर ले गए, टैक्स किस पर ले गए, दूसरे व्यापारी इन पे से, अपने जो पुर्तगाल के व्यापारी नहीं, अन्य देशों के। इन्होंने उत्तरी पूर्वी भारत पे ही तो वो कर रखा है, उसमें दक्षिणी पूर्वी भारत पे ही तो है, भारत तो पूरा बड़ा है। हमारे बात पर अब क्या हो गया कि इनकी जो है ना, ये जो पुर्तगाली थे, इनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। उस टाइम विश्व की सबसे मजबूत नौसेना थी इनकी, इनके पास सबसे उन्नत जहाज है उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या काम करा कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र था पूरा का पूरा, वो अपने अंडर में ले लिया कि अगर कोई भी यहाँ हमारी अनुमति के बिना व्यापार करेगा तो हम उसे व्यापार नहीं करने देंगे। अगर उसे व्यापार करना और हिंद महासागर से होएगा गुजरना, तो वो हमें एक टैक्स दे के जाएगा। और उस टैक्स का नाम क्या था, कारतेज टैक्स था, कि अगर हमें टैक्स नहीं दिया तो हम जो किसी भी हिंद महासागर से किसी के भी जहाज़ निकलने नहीं देंगे। और इनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि उस टाइम पर जहांगीर था राजा, यहाँ पे मुग़ल राजा जो जहांगीर, भारत के सभी राजा डरते थे इनसे, पुर्तगालियों से। अरब के सारे व्यापारी इनसे डरते थे। और रीज़न क्या था कि इनके पास सबसे उन्नत जहाज़ थे उस टाइम पे, पानी के सबसे उन्नत जहाज़। अगर कोई इन्हें टैक्स ना देवे तो उनके जहाज़ डुबो देवे समुद्र में, ले जा, कहाँ से ले जाएगा, टैक्स दे देवे तो चला जा भाई। तो एक तरह से जो है वसूली करेंगे, और उस वसूली क्या बोलते थे, कारतेज। और ये टैक्स लगाया किसने था, फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। इसके साथ साथ इसने और क्या काम करे थे, इसने 3 दुर्गों का निर्माण करा भारत में। मिटा दो इसे, तीन दुर्गों का निर्माण किया था। कन्नूर, किलवा, कन्नूर, किलवा और अजाडीवा में, ये 3 स्थान थे जहां इसने क्या काम कराया, दुर्गों का निर्माण किया था। किस किस जगह, कन्नूर, किलवा और अजाडीवा में 3 दुर्गों का निर्माण करवाया इसने। नेक्स्ट जो इसने काम कराया वो क्या काम कराया, हिंद महासागर का नाम बदलकर पुर्तगाल सागर रख दिया था। हिंद महासागर का नाम बदलकर, क्योंकि भाई महासागर पे तो इन्हीं की चले, हिंद महासागर का नाम बदलकर पुर्तगाल सागर रख दिया था।
समझ में आई बात। इसके बाद इसने क्या काम करा, तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम करा इसने कि तुर्क, मिस्र और गुजरात, तुर्क की सेना थी, मिस्र की सेना थी और गुजरात की सेना थी, तीनों एक साथ आई इससे लड़ने के लिए, और इसने तीनों उनकी संयुक्त सेना भी हरा दी। तुर्क, मिस्र, गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब जब इसने तीनों सेना, तीन देश की जो सेना थी उन्हें भी पराजित कर दिया, तो जो और राजा थे वो सब इससे क्या खान लगे, खौफ खान लगे। पुर्तगालियों से सब जो है खौफ खाना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई ये तो बहुत तगड़े आदमी हैं, जब ये 3-3 पे नहीं हार रहे तो ये हारेंगे कैसे, तो ये तो हमारे बहुत तगड़े हुए हैं। तो और राजा इनसे और भी ज़्यादा डराने लगे। आधे राजा तो इनके आगे वैसे ही सरेंडर कर दे गए कि भैया तू ही हमारा माई बाप है, जो करना हो करो, हाँ संधि कर ले गए इनसे। तो इसके बाद बना हमारा जो 1503 ईस्वी में कौन आया था, अलबुकर्क। इसके बाद 1509 में वो बना के भेज दिया फिर गवर्नर, नेक्स्ट जो गवर्नर था वो कौन बना के भेज दिया, अलबुकर्क। और वो भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब जब इसने इतने काम कर दिए थे, इतने बड़े बड़े काम कर दिए इसने कि तीनों देश की सेना हरा दी, उसके बाद जो है टैक्स लगा दिया, हिंद महासागर में सब इससे टैक्स दे के जावे है, हिंद महासागर का नाम ही बदल दिया इसने। इतने बड़े बड़े काम इसने जब कर दिए, 3-3 किले के निर्माण कर दिए, उसके बाद भी इसके बाद बना हुआ जो वो है गवर्नर अलबुकर्क, उसे वास्तविक संस्थापक कहा जावे। तो इसका मतलब कि उसने तो इससे भी बहुत बड़े बड़े काम करे होंगे। जब इसने इतने बड़े बड़े काम करे हैं तो उसने तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम करे होंगे अलबुकर्क ने। तो उसने वो क्या क्या काम करे वो पढ़ाऊँगा मैं कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कल जब आओ तो जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया इसके बारे में, इससे क्वेश्चन पूछूंगा मैं पहले, तो ये सारे के सारे याद होने चाहिए तुम्हारे। कहानी दिमाग में आई गई होगी सारी की सारी, यूरोपीय क्यों आए थे, कैसे कैसे भारत में एंट्री हुई, क्या रीजन रहे उस टाइम पे उनके आने के, कहाँ उन्होंने आके फैक्ट्री की स्थापना करी, पहले कौन आया उसके बाद में कौन आए, उनके क्या क्या काम रहे, ये सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर होगी। इसके बाद जो आएंगे वो कल, और उसके बाद पुर्तगाली समाप्त। पुर्तगाली के बाद आए थे डच, डच के बाद आए थे ब्रिटिश, अंग्रेज। हाँ, पुर्तगाली जो 1580 तक बहुत अच्छे रहे हैं, खूब शासन करो इन्होंने 1580 तक। 1596 में इनका पतन होना शुरू हो गया, और वो पतन के रीजन क्या थे, किस वजह से इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, वो कल वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो भी बहुत लंबी होगी, 1 घंटा 1 मिनट की होगी, ठीक है ना। फिर यूट्यूब पे अपलोड करने में दिक्कत हो गई। तो आज के लिए इतना ही। और वो भाई जो आप बता रहे हैं, ये रिश्तेदार